गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन इसके आगे का पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में इस पाठ को दो वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस पाठ से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जाने थे, जिसमें हम लोग भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसे पढ़े थे, और साथ में जो मृदा के जो संरक्षण के उपाय हैं उसे पढ़े थे, जिसमें हमने मल्च बनाना इसे जाने थे, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जोताई, रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना, इनके माध्यम से मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है ये जाने थे। साथ में हम लोग क्रियाकलाप भी पढ़े थे, जिसमें गेहूं और चावल के दानों को जो है मिट्टी में डाल करके डालने के बाद में उसमें जो अंकुर निकल आते हैं, जिसके द्वारा जो है मिट्टी का बहाव किस प्रकार से रुकता है उसको जाने थे। अब हम लोग आज की क्लास में जल इसके बारे में पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग अध्याय 1 में जान ही चुके थे कि जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। हमारे पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। महासागर का जल जो है लवण युक्त है, यानी कि खारा है, और उसका जल खारा होने के कारण से मानव के उपयोग के लायक नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। पृथ्वी के जितना भी पृथ्वी में जल पाया जाता है उसमें से 2.7% भाग ही जो है जल जो है अलवण है, यानी कि उपयोग के लायक है। इसका लगभग 70% भाग जो है वो क्या है, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जो 2.7% जल जो है अलवण है, इसमें का जो 70% भाग जो है वो बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल जो है उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। केवल 1% जल का जो भाग है वो मानव के उपयोग के लिए भरपूर है बताया जा रहा है। यह भौम जल नदी और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और जो 1% जल जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। भौम जल मतलब कि जैसे कि हम लोग कुएं से, है ना, तालाब से, हैंडपंप, ये जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। जैसे कि हम कोई भी वस्तु जैसे उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाने वाली वस्तु को अपनी उपयोगिता के अनुसार क्या करते हैं, उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन जल को हम उपयोग में तो लाते हैं, लेकिन ये ऐसी मूल्यवान वस्तु है कि इसको ना हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा जो है स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह, यानी कि जो विविधता किस प्रकार से प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। आप लोग जल का क्रिया जानते ही हो कि किस प्रकार से जल जो है वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, फिर से उसके बाद में वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है, बादल बनते हैं और उसके बाद में पुनः फिर वर्षा के द्वारा जल जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल का उपयोग हम लोग जैसे कि अपने खाने पीने के अलावा उत्पादन प्रक्रिया में भी करते हैं। जल जो है
कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, ये जो है अलवणीय जल जो होता है इसकी पूर्ति हमें क्यों नहीं हो पाती, इसके क्या कारक हैं, तो बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, क्योंकि जो भी है भोजन सामग्री हमको जो भी प्राप्त होती है और नकदी फसल की जो मांग होती है, इसके लिए क्या होता है कि खेती का कार्य किया जाता है और उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसी के कारण से बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है, यानी कि इसकी जो जल की आपूर्ति की कमी जो हो रही है, 1% जल जो है अलवणीय जल है जो कि हमारे लिए भरपूर है, मतलब प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध है और जो कि सभी के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये सारी जो कारक हैं जिसके कारण से ये इसकी कमी जो है हमें हो रही है। इसके बाद में आगे देखते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं। जल की जो उपलब्धता है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। आप लोग अपने घर के आसपास में ही देखते होंगे, हम लोग पूरे विश्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने घर के भी आसपास में देख सकते हो कि अपने मोहल्ले में ही रहते हुए किसी के यहाँ जो है कुएं में या हैंडपंप में पानी जो है गर्मी के दिनों में सूख जाता है। वहीं पर किसी के घर में देखे होंगे कि पानी जो है रहता है मगर वह बहुत नीचे चला जाता है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये सारे जो देश हैं यहाँ पर जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। इन देशों में अक्सर करके सूखा पड़ जाता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जल का अभाव जो है मौसम के कारण से या फिर वार्षिक वर्षण में विविधता, जैसे कि वर्षा जो होती है तो आप लोग जानते ही हो कि वर्षा जो है सभी जगह एक समान नहीं होती, कहीं पर अधिक वर्षा होती है और कहीं पर कम वर्षा होती है। और इसको आप लोग पढ़ चुके हो आप लोग अपने पिछली कक्षा में। तो अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण ही जल का अभाव हो सकता है। यहाँ पर देखो जल का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और जल स्रोत जो होते हैं वहाँ पर उनके प्रदूषण होने के कारण भी जल का अभाव जो है हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। यहाँ पर हम लोग जो जल की उपलब्धता है उसकी उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों उसमें कमी हो रही है, इसको हम लोग जाने। अब हम जानते हैं कि जल संसाधन जो है उसका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है इसे अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखो जल संसाधन के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि जल का संरक्षण हमको किस प्रकार से करना चाहिए। जल का जो प्रदूषण होता है उसको हमको किस प्रकार से प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, उसे पुनः कैसे स्वच्छ किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है।
जल संग्रहण क्या बता रहा है? पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल का रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। क्या बोल रहा है? खेतों को सिंचित करने वाले जो नहर है उसको अच्छे से पक्का करना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को, यानी कि जो रिसाव जो होता है, नहर जो होता है, नहर अगर पक्का नहीं रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे करके नहरों में जो जमा पानी रहेगा वो क्या होगा? रिसाव के कारण से धरती के अंदर भीतर में वह चला जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं कि वहाँ नहर जो है उसको पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यहाँ पर आप लोग अपने बुक में चित्र में देख सकते हैं 2.9 में स्प्रिंकलर विधि जो दिया है उसके द्वारा जो है सिंचाई किया जा रहा है, यानी कि फव्वारों के द्वारा अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। जहाँ पर जैसे कि बहुत तेज गति से, यानी कि गर्म प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वाष्पीकरण बहुत तेज गति से होता है ना। और शुष्क प्रदेशों में जो क्या कर सकते हैं सिंचाई के लिए? ड्रिप पद्धति या फिर टपकन विधि, धीरे धीरे जैसे कि नल से पानी को टपकते हुए देखो उस प्रकार की विधि के द्वारा किया जा सकता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जनसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जल संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और जल की उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और साथ ही जल के बारे में देखिए कि जल जो है पृथ्वी में कितने प्रतिशत पाया जाता है और कितना प्रतिशत जल जो है हमारे उपयोग के लायक है। अब आगे के क्लास में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन इसके आगे का पढ़ेंगे।